पंकज जी, थोड़ा जो बची और सीटें हैं महागठबंधन की, एक तो हमने वीआईपी की 3 सीटों की चर्चा कर ली, मगर जो महागठबंधन की और 10 बची सीटें हैं उन पर कब तक ऐलान हो सकता है, वो कहाँ फंसी हुई? आपने सीवान के बारे में तो कल हमको बताया था कि सीवान आरजेडी ने, लालू यादव ने आखिर रोकी क्यों है, उसके पीछे क्या स्ट्रेटजी है, वो सेकेंड फेज का चुनाव कैसे प्रभावित हो सकता था, मुस्लिम वोट बैंक को सुरक्षित करने की आशंका थी, उसके पीछे पूरा आपने हमको समझाया। मगर जो और बची सीटें हैं उन पर क्या खेल हो रहा है? देखिए, सिवान को लेकर के लालू प्रसाद के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और लालू प्रसाद अंत में क्या कर देंगे इस बात को समझना बहुत आसान नहीं होता और इसीलिए लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के धुरी रहे और वो आज से नहीं 3 दशक से। तो लालू प्रसाद राजनीतिक रूप से कितने स्मार्ट व्यक्ति हैं वो इसी बात से पता चलता है कि वो बिहार की राजनीति के धुरी लगातार, आप कह लीजिए तो 80 के लेट दशक से, मतलब 89-90 से वो लगातार बने हुए और कभी उन्होंने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। 2010 में आरजेडी को जरूर कम सीटें आई थी, 22 सीट पर आरजेडी सिमट गई थी, लेकिन आपने देखा 2015 में नीतीश कुमार के साथ मिल करके आरजेडी ने बीजेपी को पटक दिया और उसके बाद से लगातार आरजेडी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर बनाए हुए अपनी पार्टी को अब A to Z की पार्टी बनाना चाहती है और इस कवायद में इस बार आरजेडी ने 5 मुसलमानों की जगह 2 मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाया, क्योंकि अन्य जातियों के लोगों को भी आरजेडी ने तरजीह दी है, महत्व दिया है और उनको अलग अलग सीटों पर उम्मीदवार बनाया। अब सवाल यह उठता है कि सिवान को लेकर के आरजेडी क्या करेगी, तो हम आपको बता दें कि अवध बिहारी चौधरी कैंपेन कर रहे हैं और वो फुल्ली कॉन्फिडेंट है कि हम ही यहां से उम्मीदवार होंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अंदर खाने की कोशिश की जा रही है कि हिना साहब को मनाया जाए, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा नुकसान ना हो। पर हिना साहब सार्वजनिक तौर पर कह चुकी हैं कि वो आरजेडी से चुनाव नहीं लड़ेंगी और साथ ही साथ आरजेडी पर आरोप भी लगा चुकी हैं कि बुरे वक्त में आरजेडी ने किस तरीके से उनको खारिज किया, उनके परिवार को इग्नोर किया, उनके पति शहाबुद्दीन नहीं रहे तो आरजेडी का रवैया किस तरीके से बदला और खास तौर पर तब जब उनके पति शहाबुद्दीन ने आरजेडी के लिए क्या कुछ नहीं किया और फिर भी आरजेडी ने उनकी तरफ नजर उठाकर देखा नहीं। इस बात का दर्द हिना साहब के मुंह से कई बार बाहर निकला, लेकिन हिना साहब के दर्द में एक राजनीति भी छिपी हुई है। वो राजनीति ये है कि हिना साहब ये मानती हैं कि अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ती हैं तो सवर्ण 4 लाख मतदाता है, अगर 4 लाख मतदाताओं का वोट मिलता है तो हिना साहब को पॉलिटिकली बहुत फायदा हो सकता है और उस पॉलिटिकल फायदे को उठाने के लिए हिना साहब लगातार प्रयासरत हैं, वो कोशिश कर रही हैं, इसलिए वो कह रही हैं कि हम आरजेडी से के साथ नहीं मिलेंगे। तो सिवान को लेकर के फिर भी आरजेडी सीट डिक्लेयर नहीं कर रही है, उसकी बड़ी वजह है दूसरे फेज का चुनाव, क्योंकि दूसरे फेज का चुनाव उन सीटों पर है जहां मुसलमान की आबादी बहुत अच्छी है, 40 से 60-65% तक मुसलमान है। तो आप समझ लीजिए किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर और बांका, तो इनमें से कम भागलपुर, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, ये सारे तो बहुत इंपॉर्टेंट सीट है मुसलमान की आबादी के लिहाज से। इसलिए एक रणनीति के तहत लालू प्रसाद ने उसको सार्वजनिक नहीं किया है, घोषित नहीं किया। लेकिन अब उस सीट को आप हटा दें तो बाकी कांग्रेस की 6 सीटें बचती। कांग्रेस की 6 सीटों में एक महाराजगंज है, दूसरा आप देख लें तो मुजफ्फरपुर है, तीसरा आप देख लें तो पश्चिमी चंपारण है जिसको बेतिया कहते हैं, और फिर चौथा सीट आप देख लें तो आप, मैंने आपको बताया कि मुजफ्फरपुर, महाराजगंज, उसके बाद बेतिया के बाद आप इधर आ जाइए तो कुछ और सीटें हैं, तकरीबन 6 सीटें हैं और 6 सीटों पर अभी तक उम्मीदवार की घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है। हाँ, एक सासाराम है और साथ ही साथ पटना साहिब है। तो आप देखिए इन सीटों पर घोषणा क्यों नहीं हो पा रही है? इन सीटों पर घोषणा इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि 12 तारीख को स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी दिल्ली में और 12 तारीख के बाद चीफ इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी जो सीईसी कांग्रेस पार्टी की है, वो बैठेगी और वो फैसला करेगी। महाराजगंज में कई नाम हैं,
पहले हो रहा था कि अरुण कुमार को महाराजगंज में लालू प्रसाद टिकट दिलवाने की कोशिश में, कि अरुण कुमार महाराजगंज से उतर जाएंगे तो फिर वहां भूमिहार वर्सेस राजपूत हो जाएगा और इससे कुछ और सीटों पर भूमिहार के वोट हमें मिलेंगे और उसका राजनीतिक रूप से हमें लाभ होगा और एनडीए को नुकसान होगा। इस राजनीति पर, इस रणनीति पर लालू प्रसाद काम करना चाह रहे हैं। पर क्या महाराजगंज में कांग्रेस अरुण कुमार को उम्मीदवार बनाएगी, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया कि आखिरकार कांग्रेस वहां पर करेगी क्या। जहां तक सासाराम का सवाल है, रिजर्व सीट है, वहां पर छेदी पासवान जो बीजेपी के एमपी हैं, उनका टिकट काट दिया गया है। अब वो कांग्रेस में शामिल होंगे, पर उसको लेकर के वहां की बड़ी नेता और कद्दावर नेता मीरा कुमार ही लगातार आवाज उठा रही हैं, तो उनके रास्ते में रोड़ा वही अटका रही हैं। तो छेदी पासवान को लेकर के भी क्या फैसला कांग्रेस करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। दूसरे उम्मीदवार ललन पासवान भी हैं, ललन पासवान को लेकर के क्या कांग्रेस फैसला करती है, ये देखना होगा। अब तीसरी सीटें आ जाइए पटना साहिब। पटना साहिब को लेकर के कहा जा रहा है कि मीरा कुमार के सुपुत्र अंशुल कुमार, वो दरअसल उनकी शादी कुशवाहा समाज में हुई है, तो पटना साहिब से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो पटना साहिब से उनका टिकट लगभग तय माना जा रहा है। तो 3 टिकट, ये 3 सीटें ये हो गई। अब आ जाइए आप मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में माना जा रहा है कि अजय निषाद चूंकि बीजेपी के सिटिंग सांसद थे, उनका टिकट काट दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है, बाकायदा उनका दिल्ली कांग्रेस हेडक्वार्टर में वेलकम किया गया, कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। और मैंने आपको बताया कि निषाद समाज लंबे समय से मुजफ्फरपुर में चुनाव जीत रहा है। उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद भी आरजेडी में थे, फिर बीजेपी में आए। अजय निषाद भी 2 बार से चुनाव जीत रहे थे। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि निषाद समाज का वहां लंबे समय से दबदबा रहा। अब अजय निषाद को मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। अब आ जाइए कि इन सीटों पर फिर बेतिया में क्या होगा, पश्चिम चंपारण में, तो वहां कई नाम है। परेश मिश्रा का नाम है, मदन मोहन तिवारी का नाम है और शाश्वत केदार पांडे का नाम है। केदार पांडे मुख्यमंत्री थे, उनके पौत्र का नाम है। तो इन तमाम लोगों की चर्चा हो रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि किन लोगों को टिकट दिया जाएगा, इस पर गंभीर रूप से चर्चा तो चल रही है। ये फैसला फाइनली आपको 13 तारीख को सुनाई देगा। और ये जो एनडीए, खास तौर पर जो महागठबंधन की 10 सीटें हैं, उसमें 6 सीटें कांग्रेस की, 3 सीटें वीआईपी की और 1 सीट आरजेडी की। आरजेडी दूसरे चरण के चुनाव के बाद सिवान को लेकर के फैसला करेगी, लेकिन इन 9 सीटों पर आपको 13 तारीख तक फैसला सुनाई दे देगा कि कौन कौन से उम्मीदवार वीआईपी के हो रहे हैं और कौन कौन से उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हो रहे हैं। बिल्कुल। और इन क्षेत्र